graduate for 30 years, going into my practical life, going into different endeavors, choosing my professional career, living this 30 years, I look back, and when I look back when I did my graduation, I see that if I would have done this, I would have been a different man. So that regret of being a different man is a sorrow of a day when you will not be able to reverse that history. I can make you walk on that path from my experience, but you have it in front of you. You can walk that path so that when you get there where I stand today, so you have no regrets and you have the fulfillments in which I pray and I wish you get to the best of it. इसी तरह से एक आखिरी बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा. अभी आपने देखा, अभी हाल ही में हमारी पूरी कौम एक जंग में से गुजरी, और ये जंग इसने मुझे दहशत ज़दा किया था. मैं उस खौफ के ताबे रहा हूँ फॉर लॉन्ग टाइम. मैंने उसके अंदर कोशिश की कि देखूं कि किस तरह से ये जंग मुझ पर मुसल्लत की गई, और मैंने ये देखा कि मैं देखूं कि किस तरह से ये जंग जीती गई, और मैंने कहा कि मैं देखूं कि किस तरह से इस जंग को अवॉइड किया जा सकता है. क्या जंगें किसी चीज़ का हल हो सकती हैं? मैंने सब इस पर गौर करने की कोशिश की. वो दिन जिस दिन मेरे शहर लाहौर पे बीसियों की तादाद में वो हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स आपके इस कॉलेज के ऊपर प्रवास करते हुए जब मेरी शहरी आबादियों में जा रहे थे, मेरा दिल मेरा हल्क से बाहर आता, मेरे सांस उखड़ते, मेरी कैफियत थी. आई वॉज इन अ मीटिंग इन पंजाब असेंबली. तो जब मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि बाकायदा से एक अटैक की सूरत है और बीसियों की तादाद में वो ड्रोन्स क्रॉस बॉर्डर हमारे पास आ रहे हैं, और एक कहीं DHA के एरिया में हिट भी कर गया है, और उसके नतीजे में ये नुकसान भी हो गया है, और उसकी वीडियो भी मुझे दिखाई गई. बारूद, आग, उड़ती हुई राख, और इस तरह से था जैसे मेरे लिए ये लाहौर को इस मंजर के साथ जोड़ना मुझे थोड़ा सा एक और कैफियत में लेके जा रहा था. एनीवेज, और फिर मेरे सामने वो भी था कि जब हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर वो मिसाइल्स मेरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट करते हुए, मेरे वतन की हुर्मत को पामाल करते हुए, मेरी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को तोड़ते हुए, मेरे मुल्क के अंदर मेरी सिविलियन आबादियों में, मेरे शहरियों पर, नहत्ते शहरियों पर, मसाजिद पर वो इस तरह के मिसाइल अटैक्स करेगा. वो सुपरसोनिक स्पीड के साथ आकर 35-36 अफराद को शहीद करेगा, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें नमाज पढ़ने पढ़ाने इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, और मेरी इबादत गाहों को, मेरी मसाजिद को हिट करेगा. आई वॉज लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक. और मैं ये भी देख रहा था कि इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि पहलगाम में जो दहशत गर्दी हुई है, उस दहशत गर्दी के नतीजे में जो वहाँ पर 25 अफराद मारे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे है. पाकिस्तान कह रहा है कि बिल्कुल कोई बात है तो सबूत दें. अगर आपके पास सबूत कोई नहीं है तो चलें, हम तीसरे फरीक से कहते हैं कि इसकी तहकीक कर लें. अगर मेरे जिम्मे निकलता होगा तो जो भी होगा पब्लिक आय में होगा, इंटरनेशनल कमिटीज पे फैसला कर सकेगी. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स इन द वर्ल्ड शुड कम. मैं अपना सबूत रखता हूँ कि 80,000 से ज्यादा ये लाशें मेरे हाथ पे पड़ी हैं. वो शोहदा फौज के शोहदा, वो शोहदा सिविलियन, वो शोहदा स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चे, वो APS के बच्चे, वो 256 खानदान जो 6-7 साल के बच्चों के लाशें हाथों पे उठाकर पुकार कर कह रहा है कि मैं खुद दहशत गर्दी का विक्टिम हूँ. मुझे पिछले 20-25 सालों में मेरे दरबारों पे, मेरे खानकाहों में, मेरे स्कूल्स में, मेरे कॉलेजेस में, मेरी अदालतों के बाहर हर जगह इस दहशत ने मेरे पे राज किया है.
میں نے تڑپتی لاشیں دیکھی ہیں, میں نے رقص بسمل دیکھا ہے. تم ان 25 افراد کی بنیاد پر میرے ملک پہ حملہ کر کے بٹوین 2 نیوکلیر اسٹیٹس, ڈونٹ یو ویژولائز کہ اگر آج خدا نخواستہ ایک نیوکلیر ایکسپوجر ہوتا ہے, یہ ہیروشیما ناگاساکی سے کم و بیش 10 ٹریلین ملین ٹائمز زیادہ امپیکٹ رکھے گا. 2 ارب افراد لقمہ اجل بنیں گے آج ہی. 25 سال تک اس دھرتی پہ سورج نہیں ہوگا, پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے ہم. 20 سال 50 نسلیں اپاہج ہوں گی. ایسی خوفناک جنگ کا تصور بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہندوستان میں آسان ہے, لیکن ہندوستان میں جو وہ ہندتوا کی سوچ اور وہ جو اکھنڈ بھارت کی سوچ, اس کی مماثلت اگر آپ ڈھونڈیں گی جو مودی کے اس وقت ذہن کی عکاسی کرے گی, تو آپ کو نازی جرمنی میں جانا پڑے گا. اور آپ طالب علم ہیں, آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹنے چاہیے. آج آپ گریجویٹس ہیں, آج یو آر اینٹرنگ ان ٹو دا لائف, یو شوڈ نو دا پرسپیکٹوز. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منطق, ریزن, دلیل جس کی میں نے آپ سے بات کی کہ کس دلیل کو ماننا ہے, کس کو مسترد کرنا ہے, کون سی دلیل ترقی کی ہے, کون سی دلیل امن کی ہے, کون سی دلیل انصاف کی ہے, کون سی دلیل یہ طے کرتی ہے کہ درست رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کون ہے اینڈ رانگ سائڈ آف دا ہسٹری کون ہے. اس کے لیے آپ کو کتب بینی دیکھنی پڑے گی, اور دیکھیے ضرور. میں آج آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, جسٹ گو بیک ٹو 1940s. آپ وہاں پر دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ جس طرح کی سوچ کا مالک, ہندتوا سوچ کا مالک, نسلی امتیاز اور برتری کا شکار اسی طرح کا جیسا آج مودی ہے, تاریخ نے ایسا ایک ایڈولف ہٹلر دیکھا تھا جس نے لاکھوں انسانوں کو جنگ کی بھیٹ چڑھایا, اس نے برباد کیا پورے یورپ کو. وہاں پر میں ایک شاعر کی زبان سے, ایک پرتگالی شاعر, یہ کہتا ہے کہ وہ ایک لیبرر تھا, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تباہ شدہ شہر میں سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا. تو کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزرا اپنے بچپن میں, یہاں عمارتیں تھیں پرشکو, یہاں پر دعوت نظارہ تھی, یہاں پر لگتا تھا کہ امن ہے, یہاں پر بسنے والے لوگ اس بات کے دائی تھے کہ محبت بانٹیں گے, یہاں پر بچے کھیلتے تھے, یہاں پر بلبل نغمے گاتی تھی. لیکن آج یہاں پر خوف ہے, آج یہاں پر راکھ ہے, آج یہاں پر موت ہے. یہ کس کا گزر ہوا یہاں سے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس نے پھیلائی یہ وحشت, کس نے دی یہ موت. میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر تو یہ کسی سوچ کی عکاس ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیوں. کیا کبھی نسلی برتری کے جھگڑے میں اتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ I would just suggest آپ لوگوں کو آج میں یہ کہوں گا کہ اگر اس سوچ کا موازنہ آپ نے کرنا ہے تو صرف آپ کو تاریخ میں ایک کردار ملے گا, وہ ہٹلر کا ہے. اس نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ نئی دلی میں ایک اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا, اس کے نیچے شیواجی مہاراج کی تصویر لگائی ہے جس میں پاکستان کو, نیپال کو, سب کو وہ ساتھ شامل کرتا ہے, اور شامل کر کے کہتا ہے کہ بھوٹان بھی میرا حصہ, بنگلہ دیش بھی میرا حصہ. یہ اشوکا کے ٹائم کا جو بھارت تھا, یہ گریٹ انڈیا, بھارت, اکھنڈ بھارت, پاکستان کا وجود نہیں, باقی ممالک کا وجود نہیں. اور یہ میری یہاں پر اس نسل کا یہاں پر برتری ہے. نہ مسلمان یہاں رہ سکتا ہے, نہ ہندو یہاں جو کوئی اور مجھ سے ڈفر کرتا ہے وہ یہاں رہ سکتا ہے, نہ یہاں پر کوئی سکھ رہ سکتا ہے, نہ کوئی عیسائی رہ سکتا ہے. سب کا سانس بند کر دیں گے اس سوچ کے ساتھ آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے. میں آج کی حکومت کو, آج کی پاکستان کی افواج کو, اپنی پاکستان کی قوم کو, اپنی ان بہادر بیٹیوں کو, بیٹوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ سب سے قابل فخر لمحہ ہے جب میری حکومت نے اپنے تدبر کے ساتھ, اپنی فہم و فراست کے ساتھ, اپنی دلیل کے ساتھ, اپنی منطق کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا کہ اگر دہشت گردی کا مجھ پر الزام لگاتے ہو تو کوئی ثبوت دو. کوئی ثبوت نہیں تھا. انٹرنیشنل
थर्ड पार्टी इंक्वायरी कहकर ये इंसाफ की दलील कि मैं सालसी को कबूल करता हूं, लॉ अगर है तो मैं तहकीक का मुतालबा करता हूं, आके करके देखो। अपनी मंतक और दलील के साथ साबित किया कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, मैं हेड्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी ये बेहतरीन सफारतकारी दुनिया के ममालिक के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा कितने जानदार अंदाज में लड़ा कि आज हिंदुस्तान अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और पाकिस्तान के मुकदमे की तायद इंटरनेशनल प्रेस, तमाम दुनिया के ममालिक, मे इट बी वेस्ट, दोज हु वर अलाइंड इन G80s एंड G20s विद इंडिया, आज वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। दिस इज आप मेरे मुस्तकबिल के मेहमान हो, ये है दलील और मंतक की ताकत कि कल तक हम इन कमिटी ऑफ नेशंस कहाँ खड़े थे और आज विद योर सुपीरियर आर्गुमेंट आज आप अक़वाम आलम में मुमताज़ खड़े। और मैं फ़ौज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने रिजॉल्व के साथ, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनकी इस शानदार बहादुराना दलेराना इस कारकर्दगी पर, जब बिल्कुल किसी मौके पर उनके अंदर एक लम्हे की भी पाई लफ्जिश नहीं आई और उन्होंने बड़े शानदार तरीके के साथ लीड किया अपनी अफवाज को, हिफाजत की, मेरी बेटियों की असमतों की, मेरे जवानों के, इस नौजवानों के इस मुल्क की जिसके अंदर इनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मैं फौज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शाहीनों को, अपनी एयरफोर्स को कि 4 घंटे के अंदर इंडिया स्कम्ड टू वेयर इट बिलोंग्ड। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी कौम के हर उस फर्द को जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया पर बैठ के, चाहे बाहर पब्लिक को पास गैल्वनाइज करते हुए, अपने रेस्क्यू वर्कर्स को, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अपने एक एक इस कौम के फर्द को कि a single test of few days and a single test in few hours पूरी कौम एक कौम बन के खड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको आज इस बुनियाद पे ये मुबारक देते हुए, जब मैंने कहा कि मेरे लिए ये बड़ा काबिल फ़ख्र लम्हा है, एक वाक़या भी सुनाता जाता हूँ। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहा था, कॉलेज से फारिग हुआ जैसे आप लोग हो, तो मैं जब पहले दिन अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जा रहा था, एडमिशन मिल गया था, आई वॉज बिट शेकी, कुछ थोड़ा मुझे एक्सपोजर बड़ा मिल रहा था। कॉलेज में तो वही लोग थे जिनके साथ मैं 4 साल से था, तो एकदम नए चेहरे और नए लोग और एक नया प्लेटफॉर्म। तो आई वॉज जस्ट वॉकिंग वेरी अनश्योर कि मैं कैसे इसमें जाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, मेरा डेली स्केड्यूल्स क्या होंगे, मेरे रूटीन्स क्या होंगे, मैं किस तरह से अपनी इस जगह पर अपने आप को थोड़ा मुमताज़ करूंगा। ये ख्वाहिश फितरी है। नौजवान जो होते हैं इनकी आंखों में ख्वाब होते हैं। नौजवान सोचता है, दुनिया फतह करने का सोचता है। नौजवान सोचता है कि मेरी अगली पूरी जो मेरी ज़िंदगी है, मैं आई विल बी एट द स्काइज। उसने अभी ज़िंदगी के वो मौसम नहीं गुजारे होते जिनमें सख्ती, नरमी, गर्मी, सर्दी सब होती है, तो वो उसकी आंखों में ख्वाब होते हैं, उसकी उम्मीदों के कुछ उसकी उम्मीदें होती हैं, कुछ महवर होते हैं जिनकी तलाश में वो निकलता है, जिनको आप समझें कि यूथ इज़ नेवर रॉन्ग, दे थिंक ऑफ बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। जो बात आज मैं जिसके बारे में कुछ कहने से कबल कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इसको मैं सर्कमवेंट करूंगा, लेकिन नौजवान नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे, आपको करना भी नहीं चाहिए। आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी है और आपको उसके लिए बड़े ख्वाब हैं। आपने उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए आपके अंदर एक ताकत है, एक एनर्जी है। आई वॉज जस्ट वॉकिंग दैट वॉक हैविंग बिग ड्रीम्स इन माई माइंड। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे मैं
बस समझे मैं दुनिया फतह करने के ख्वाब लिए चलता जा रहा था। तो जस्ट पीछे से किसी ने आवाज दी कि भाई किधर जा रहे हो, सामने दैट्स प्रोहिबिटेड एक्सेस, आप उधर नहीं जा सकते। तो आई जस्ट स्टॉप्ड, जर्क के साथ मैं रुका। मैंने कहा व्हाई इट इज, देयर इज नो बोर्ड पोस्टेड एंड व्हाई इट इज प्रोहिबिटेड एक्सेस, क्यों इस पे मुझे उन्होंने रोक दिया। तो मैं रुक गया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो साहब आ रहे थे, बड़ा ढीला ढाला सा कोट पहना था, चश्मा उनके चेहरे पे था, हाथ में 2 किताबें थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी कि मैं क्यों नहीं आगे जा सकता, क्यों ये रास्ता मेरे लिए खुला नहीं है। तो उन्होंने कहा दिस इज फॉर दोज हु आर एडमिटेड है, जिनका यहाँ पे दाखिला है, आप कैसे जा सकते हैं। मैं कहा सर आई हैव बीन एडमिटेड, मुझे अंदाजा हो गया कोई टीचर है। तो मैंने कहा जी आई हैव बीन एडमिटेड। तो उन्होंने कहा कि इन व्हाट डिसिप्लिन, किस चीज़ में। मैं कहा जी लॉ है, वी हैव नो प्लेस फॉर लॉयर्स हियर, दिस इज द प्लेस फॉर साइंटिस्ट, जो जस्ट गो राउंड देयर एंड फाइंड एनीवेयर यू कैन गेट देयर, जिधर से भी जाओगे चले जाओगे, लेकिन इस रास्ते से नहीं जा सकते, ये मेरी साइंस लैब है। मैं बाहर निकला, बाहर और कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैं काफ़ी घूमने घुमाने के बाद मैं वापस फिर उधर आ गया। मैं कहा सर देयर इज नो अदर वे, आगे तो दीवार है और इस तरफ एक पूरी बिल्डिंग है, तो मैं आगे से कैसे जा सकता हूँ। जो मुझे ये कहा उसका तर्जुमा ये है कि बड़े अजीब वकील हो, मेरे साथ बहस किए बगैर ही बाहर निकल गए, अपना रास्ता यहीं से ढूंढना था। Anyways, so you have to find your way. If somebody stops, please argue with them. उससे रास्ता लेके जाएं, रास्ता आपका ही है, मुस्तकबिल आपका ही है। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। Thank you so much, sir, for highly motivational words. Our young graduates will surely look forward to your insight and guidance. Thank you so much. Now I would like to ask our worthy principal, Dr. Sharka Hashmi, to take permission from the worthy chief guest for the distribution of medals, certificates and roll of honor.